नमस्कार छात्रों, मैं दीपा वाजपेयी बीए तृतीय वर्ष के अद्यतन काव्य के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रयोगवादी कविता तथा नई कविता के बारे में। आज हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता और नई कविता के प्रवर्तक जो है हमारे अज्ञेय जी, इनके विषय में हम जानते हैं, इनकी काव्यगत प्रवृत्तियों पर एक दृष्टि डालते हैं तथा देखते हैं कि इनका क्या महत्व है प्रयोगवादी कविता के क्षेत्र में। चलिए शुरू करते हैं। अज्ञेय, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। चूंकि इतने लंबे नाम का जो है उच्चारण थोड़ा सा कठिनाई देता है, इसलिए ये हिंदी साहित्य में अज्ञेय के उपनाम से जो है वो जाने जाते हैं। अब इनका जन्म इनका हुआ है 1911 ईस्वी देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, तथा मृत्यु इनकी हुई है 1987 ईस्वी। अब हम जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, उसके बाद इनकी प्रवृत्तियों पर जो है वो एक दृष्टि डालेंगे। तो रचनाएं, अज्ञेय जी जो थे वो विविध प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने काव्य, कहानी तथा उपन्यास तीनों ही विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है और उल्लेखनीय कार्य किया है। यानी गद्य और काव्य दोनों में ही समाधिकृत रूप से ये अपने महत्व की जो है घोषणा करते दिखाई देते हैं। अब इनकी रचनाओं में देखते हैं काव्य संग्रह। इनका पहला काव्य संग्रह जो कि भग्नदूत, जिसका की प्रकाशन हुआ था 1933 में। इसके अलावा चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए ये, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार,
वादी प्रमुख हैं। यानी ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आंगन के पार द्वार इस रचना के लिए इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तथा कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना के लिए इन्हें 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों इनकी आंगन के पार द्वार तथा कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी रचनाएं हैं जिनके ऊपर इन्हें हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुए हैं, सम्मान प्राप्त हुए। अब आते हैं इनके उपन्यासों पर। उपन्यास तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में है। अपने अपने अजनबी, ये इनके उपन्यास हैं। अब इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह विपथगा, अमर वल्लरी, जयदोल, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि प्रमुख रचनाएं अज्ञेय की गद्य और काव्य दोनों ही क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, बहुत ही उच्च कोटि के निबंध इन्होंने लिखे हैं। तो साहित्य के हर क्षेत्र में अज्ञेय जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब आते हैं इनकी प्रवृत्तियों पे या काव्यगत विशेषताओं पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अज्ञेय जी जो थे वो प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक थे और प्रयोग के स्तर पे नए नए शिल्प, नए भाव बोध को साहित्य में लाने का श्रेय यदि हम किसी को दे सकते हैं तो अज्ञेय को। तो जो जो प्रवृत्तियां या जो जो विशेषताएं हमारी प्रयोगवादी कविता की हैं, वही वही विशेषताएं और वही वही प्रवृत्तियां हमें अज्ञेय के काव्य में भी देखने को मिलती हैं। अब इनकी काव्यगत विशेषताओं में सर्वप्रमुख है वैयक्तिक अहंभाव। दूसरा है दुखवादी दर्शन। तीसरा है आस्था एवं अनास्था के मध्य अंतर्द्वंद।
एवं भयबोध। पांचवी विशेषता है इनकी प्रकृति का नवीन संवेदनात्मक चित्रण। छठी विशेषता इनके काव्य की है भाषा का वैयक्तिक व एकांतिक प्रयोग। सातवीं विशेषता है यौन वर्जनाओं का विरोध। आठवां है तत्कालीन परिवेश का चित्रण। अब एक एक करके इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट करती हूँ। वैयक्तिक अहंवाद जो कि प्रयोगवाद की विशेषता है, और चूंकि प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे ये, तो इनकी रचनाओं में, इनकी कविता में ये तथ्य बहुत ही मुखर होकर के सामने आता है कि आगे जो है वो समाज को स्वीकृति देते हैं, लेकिन वो अपने अस्तित्व को समाज में विरत करना नहीं स्वीकार करते। वो कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। कि अर्थात ठीक है, हम समाज का एक हिस्सा हैं, परंतु समाज ही हमारे लिए सर्वस्व नहीं है, बल्कि अपनी अनुभूति, अपनी भावनाएं, अपना अस्तित्व बोध भी जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरी विशेषता क्या है? दुखवादी दर्शन। जैसा कि बताया कि वो परिस्थितियां इस तरह की थी कि चारों ओर नए नए परिवर्तन हो रहे थे, औद्योगिक भी, सामाजिक भी, साहित्य के क्षेत्र में भी साम्यवाद और जो है वो प्रभावित कर चुका था साहित्य को। तो उसकी जो है एक उपदेशात्मक प्रवृत्ति का विरोध जो है वो प्रयोगवादी कविता के रूप में कवियों ने करके दिखाया। तो दुखवादी दर्शन यानी जो जीवन में निराशा, मृत्यु और पीड़ा का बोध था, वो एक दुखवादी दर्शन के रूप में सामने आता है। आगे कहते हैं कि दुख सबको मांझता है, अर्थात दुख जो है वो मनुष्य के हृदय को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। तीसरा है आस्था एवं अनास्था के मध्य अंतर्द्वंद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि पुरानी जर्जर परंपराओं को स्वीकृत नहीं करना चाहते, अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रति विरोध दिखाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो आस्था उनके मन में इतनी गहरे जड़ कर गई है कि उसको पूरी तरह से वो नकार भी नहीं पाते। तो उनका कभी आस्था और अनास्था के बीच में झूलता सा दिखाई देता है। एक और वो कहते हैं कि मैं क्यों करूं आराधना देव तेरी, क्या दे सकते हो तुम मुझे। मैं क्यों करूं आराधना देव तेरी, क्या दे सकते हो तुम मुझे, मैं स्वयं ही सिद्ध हूं। और दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं कि दीप अकेला स्नेह भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी समाज से विहीन अस्तित्व को भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और अपने अस्तित्व का जो है वो उद्घोष भी पूरी तरह से कर रहे हैं। तो आस्था और अनास्था के मध्य अंतर्द्वंद जो है वो इनकी कविता में दिखाई देता है। पीड़ा एवं भयबोध कहते हैं जो उपजाता अन्न पालता सबको, उसकी झुकी कमर है। अर्थात समाज की व्यवस्था के प्रति उनके मन में पीड़ा है,
समाज की क्षणभंगुरता और मृत्यु के भय से जो है वो झूलते दिखाई देते हैं। तो ये पीड़ा और भय बोध भी उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता बन करके सामने उभरती है। अब प्रकृति का नवीन संवेदात्मक चित्रण, यानी प्रकृति का जो चित्रण छायावादी कविता में हुआ है उससे अलग इतर हटके प्रकृति के नए चित्र इन्होंने जो है वो सामने लाने का कार्य किया है। अब भाषा का वैयक्तिक व एकांतिक प्रयोग, ये भी आगे की बहुत बड़ी विशेषता है कि इन्होंने भाषा को पहले से चली आ रही जो है वो उस रूप में नहीं स्वीकार किया। इन्होंने अपने मनमाने ढंग से स्वयं भाषा का और शब्दों का ग्रहण किया है और गठन किया है। यौन वर्जनाओं का विरोध, ये प्रयोगवादी और नई कविता की प्रमुख एक विशेषता रही है कि दमित भावनाएं, जो भावनाएं हम समाज में खुलकर के अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उन भावनाओं को हम मुखरता के साथ जो है वो अपनी रचनाओं में सामने लाने का प्रयास करते हैं और समाज का विरोध करते हैं और खुल करके अपनी भावनाओं का जो है वो प्रदर्शन करते हैं। आगे कहते हैं कि मेरी धमनियों में उतर आया है लहू, कहाँ हो नारी, अर्थात अपने प्रेम के लिए वो खुल करके नारी का जो है आह्वान करते दिखाई देते हैं। तत्कालीन परिवेश का चित्रण, यानी कि अपने सुख दुख में डूबे जरूर है, अपनी आत्मानुभूति को महत्वपूर्ण जो है वो स्थान दिया है, लेकिन फिर भी तत्कालीन परिवेश से विरत नहीं रहे हैं। वो परिवेश जो है वो उनकी रचनाओं में भी उभर कर सामने आता है। वो तभी आज के दोगले, आज के जो है वो विश्वासघाती मानव की तुलना सांप से करते दिखाई देते हैं। कहते हैं कि आज का मानव है सांप के जैसा। सांप कविता में इस तथ्य को हम पूरी तरह से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त नवी विशेषता है इनकी क्षणवाद। क्षणवाद जो है वो इनकी कविता की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। क्षणवाद क्या होता है कि एक क्षण, जीवन का एक क्षण जो है वही जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस क्षण को हम किसी भी तरह से जो है वो अपने जीवन से जो है वो विमुख नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी आगे की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं। अब आते हैं आगे के हिंदी साहित्य में महत्व पर तथा स्थान पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि उनकी दो प्रमुख रचनाएं, उस पर उनको साहित्य अकादमी तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसके अतिरिक्त अगेन जो नई कविता, नए बिंदु और नए शिल्प के प्रयोग को सामने लाने का कार्य किया, उसके लिए तो हिंदी साहित्य उनका चिरऋणी रहेगा। उन्होंने एक नई राह का जो है वो हमारे सामने जो है वो प्रदर्शन किया। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा जो था वो क्या था, तार सप्तक का प्रकाशन। तार सप्तक का प्रकाशन कितने में, 1943 ईस्वी में, जो कि प्रयोगवादी कविता का आरंभ भी माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने 3 तार सप्तक और जो है प्रकाशित किए, संकलित किए हैं। पहला तार सप्तक 1943, फिर दूसरा सप्तक 1951, तीसरा और चौथा, इस तरह से 4 तार सप्तक का इन्होंने जो है प्रकाशन किया। तार सप्तक के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जो है वो पूरी तरह से जानकारी दूंगी, क्योंकि चारों तार सप्तक और उनके साथ साथ कवियों का जो है वो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में तथा नई कविता के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रयोगवादी कविता के बाद नई कविता किस काल से किस काल तक की कविता को कहा गया। इसके अलावा प्रपद्यवाद क्या है, साठोत्तरी कविता क्या है तथा समकालीन कविता किस कालक्रम से मानी जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।